नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड थोड़ा सा हम लोग वी विल गो ऑन अ साइड ट्रैक टू डिस्कस वन ऑफ द बिगेस्ट लेगेसीज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, एंड दैट लेगेसी इज़ व्हाट वी आर सीइंग इन द न्यूज़ currently in a big way, which is ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट। मुझे लगता है मतलब हिस्ट्री पढ़ने का और कोई रीज़न होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, if not to understand the current world scenario by going deeper into क्या past में हुआ, what happened as the result of very many diplomatic moves, conflicts etc. क्या रूट्स में है इन कॉन्फ्लिक्ट के, ये जो आज हमें दिख रहा है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी। और वर्ल्ड वॉर वन डेफिनेटली एक स्टार्टिंग पॉइंट था इस कॉन्फ्लिक्ट का। तो हम थोड़ा सा आज, वैसे मैंने कहा थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट के जैसे और ये डिस्कस करेंगे कि कैसे है ये लेगेसी ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। तो अब देखिए, वर्ल्ड वॉर वन में जो मैंने आपको बताया था, दो साइड जो थी, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। और सेंट्रल पावर्स में एक जो साइड था वो था ऑटोमन एम्पायर, और जो अलाइड पावर्स थी उसमें एक साइड था ब्रिटेन, एक कंट्री थी ब्रिटेन। अब जो ऑटोमन साम्राज्य था उस समय, वो मतलब आज का सऊदी अरेबिया, यमन, यूएई, सीरिया, लेबनान, टर्की, सूडान, इजिप्ट, ये पूरे में फैला हुआ था। और जैसे मैंने कहा कि पहले एपिसोड में हमने इसको कहा था, इट वाज कॉल्ड एज सिक मैन ऑफ यूरोप, लाइक एक ऐसा साम्राज्य जो बहुत अब ख़त्म होने की कगार पे है, और उसको लेकर सब लोगों को लग रहा था कि हम कैसे इसको कंट्रोल में अपने कर लें। और ब्रिटेन ऑफ कोर्स वाज अ मेजर प्लेयर इन दैट रीजन बिकॉज ऑफ इट्स इम्पीरियलिस्टिक नेचर। तो इसलिए ब्रिटेन को हमेशा लगता था कि ऑटोमन एम्पायर वाला एरिया पे हमको कब्ज़ा करना होगा। ऑटोमन एम्पायर के अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो बाय द वे जो मतलब आज का इराक वो भी उसी का हिस्सा था, कुवैत, तो और उसके ईस्ट में आपको दिखाई देगा ईरान। और ईरान में कभी मतलब ईरान में बहुत पहले से जो एक सफ़ाविद डायनेस्टी रूल करती थी फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। फिर वो सफ़ाविद की जगह कज़ार्स आए, और कज़ार्स की जगह आगे चल के फिर रेज़ा शाह पहलवी आए। तो अब हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था तब ब्रिटेन को ये टेंशन था कि देखो भाई, पर्शियन गल्फ है और सुएज़ कैनाल तब तक बन चुकी थी, तो सुएज़ कैनाल से वो रेड सी में डायरेक्टली आ सकते थे। और अगर ऑटोमन एम्पायर मान लो गलती से वहाँ पे जीत गया या उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया, तो ब्रिटेन को बहुत दिक्कत हो सकती थी। इसलिए अब ब्रिटेन ने क्या कहा, ब्रिटेन ने ये किया कि ब्रिटेन ने जो शरीफ ऑफ मक्का था, ग्रैंड शरीफ ऑफ मक्का, शरीफ हुसैन, उनको भड़काना शुरू किया। और भड़काया ऐसे कि देखिए, ऑटोमन एम्परर जो था वो अपने आप को खलीफा घोषित कर चुका था इस्लाम का, और ये बात ग्रैंड शरीफ ऑफ मक्का को कैसे सहन होगी, राइट? लाइक उनका कहना पड़ता था कि हम तो भाई, हमारी तो जनरेशन्स से मतलब हमको ये हक है खलीफा होने का। तो बेसिकली ब्रिटेन ने जो हुसैन है और उनके बेटे जो फैज़ल और अब्दुल्ला, उनको कहा कि देखो ऐसा है कि अगर आप एक रिवोल्ट करो ऑटोमन्स के अगेंस्ट, तो जब ऑटोमन आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हम अपना वी विल सपोर्ट यू, एंड वंस द वॉर इज़ ओवर, ये हम इस पूरे एरिया को एक अरब नेशन बना के हुसैन हम आपको उसका हेड बना देंगे। तो ये अरब राष्ट्रवाद, अरब नेशनलिज्म, इसकी एक बहुत बड़ी लहर निकल पड़ी, और यहीं से ही फिर वो अरब रिवॉल्ट हुआ उस समय इन द मिडल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हाइल इट वाज गोइंग ऑन। और इसके लिए 1915 में एक हुसैन मैकमोहन समझौता, हुसैन मैकमोहन ट्रीटी हुई साइन बिटवीन ब्रिटेन एंड जो वहाँ के ग्रैंड शरीफ थे मक्का के, शरीफ हुसैन, उनके बीच में, ठीक है।
अच्छा, एट द सेम टाइम ब्रिटेन ने चुपके से पीछे से फ्रांस के साथ भी एक ट्रीटी साइन कर ली थी कि भाई 1915 में ही ट्रीटी साइन करी, उसका नाम था साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट। और साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट में उन्होंने क्या बेसिकली बोल दिया कि हम लोग इस रीजन को वॉर के बाद आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अरब रिवॉल्ट करवाया टू वीकन ऑटोमन एम्पायर, उनको फॉल्स प्रॉमिस किया और पीछे ही पीछे फ्रांस के साथ एक और अग्रीमेंट कर लिया कॉल्ड साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जूविश पीपल इन यूरोप, उनके अगेंस्ट में यूरोप में क्या लहर थी, और इसको अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो मैंने इजराइल पैलेस्टाइन का पूरा एक पॉडकास्ट सीरीज़ किया हुआ है, आप प्लीज़ उस पॉडकास्ट सीरीज़ को ज़रूर सुनिए, बहुत डिटेल में है। उस सीरीज़ में हम बहुत पहले से शुरुआत करते हैं, राइट फ्रॉम अब्राहम और उनके लिनिएज, और सारी बातें होती हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, सारों को अच्छे से डिस्कस किया जाता है। और ये बात भी डिस्कस होती है कि वाई वर जूज परसिक्यूटेड सो मच। अब एंशियंट टाइम में क्यों परसिक्यूटेड हुए, ये तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि क्रिश्चियनिटी के जो फॉलोअर्स हैं उनका बिलीफ ये होता है कि भाई जूज जो जूइश प्रीस्ट थे उन्होंने जीसस को मारने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता है वाई जूज आर एज ए रिलीजन वाइज वर डिसलाइक्ड बाय क्रिश्चियनिटी। अब जो दूसरा रीज़न, जब से कैपिटलिज्म यूरोप में आया, राइट फ्रॉम कमर्शियल कैपिटलिज्म टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म टू फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, तो उसमें जो एक बात थी कि जूइश कम्युनिटी आर एक्सट्रीमली गुड बिजनेसमैन, तो जहाँ पर भी जाते थे वहाँ के बिजनेसेस को तो कम से कम धक्का लगता ही था, क्योंकि वो दे वर वेरी वेरी गुड एट इट एंड दे वुड पुट पीपल आउट ऑफ बिजनेस अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास था यूरोप में, उसका अपने जो पॉलिटिकल पावर्स थे उनके ऊपर एक बहुत प्रेशर रहता था कि भाई देखो इसका कुछ इलाज किया जाए। देखिए इसी का ही एक्सट्रीम जो फॉर्म है वो हमको हिटलर के टाइम पे जर्मनी में दिखा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास वाज इन सपोर्ट ऑफ हिटलर। तो ये बात समझनी चाहिए कि इकोनॉमिक रीज़न के तौर पे देखा जाए तो कैपिटलिस्ट क्लास ने एक बहुत बड़ा प्रेशर बना रखा था। रिलीजियस साइड से देखा जाए तो ये जो मैंने आपको बताया कि जीसस को मारने में इनका हाथ था, ऐसा एक जो बिलीफ है उस कारण से रिलीजियस जो प्रॉब्लम्स है वो हैं। और सोशल प्रॉब्लम्स ये थी कि देखिए जो जुडाइज़म होता है उसके जो रिचुअल्स हैं, कम्युनिटी जो होती है जूइश कम्युनिटी, वो अपने आप में काफ़ी अपने में ही सेक्लूडेड रहते थे उस ज़माने में, और उस कारण से भी एक एलियनेशन फील होता था। तो इस कारण से क्या हुआ कि यू विल सी जूइश कम्युनिटीज़ वर परसिक्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। आपको स्पेन में परसिक्यूशन दिखेगा, जर्मन एरियाज़ में परसिक्यूशन दिखेगा, ईस्टर्न यूरोप में परसिक्यूशन दिखेगा, फ्रांस, इंग्लैंड, सारों में किसी ना किसी टाइम पे जूइश कम्युनिटीज़ का परसिक्यूशन हुआ, ठीक है। तो अब सोचिए, अब ये हुआ कि 1897 में एक जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हुई बर्लिन में, विच देन लेटर मूव्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर था इट लेटर मूव टू लंडन। And during First World War, the Jewish community, because of their wealth, they helped Britain in war effort. और वहाँ से फिर उन्होंने एक नए राष्ट्र की, एक नए रीजन की, जहाँ पे एक सेपरेट रीजन मिले इनको, वहाँ से वो डिमांड ऑफ इजराइल आगे रखी गई। और इसी डिमांड को मानते हुए 1917 में फॉरेन सेक्रेटरी लॉर्ड बाल्फर ने बाल्फर डिक्लेरेशन किया। और बाल्फर डिक्लेरेशन में ये कह दिया कि भाई देखो ये वाला जो पैलेस्टीन वाला जो एरिया है ये हम लोग ओपन करेंगे, वेयर जूइश कम्युनिटी, जूइश पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कैन गो एंड सेटल। अब देखिए अब इसमें बहुत फंडामेंटल एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम ये है कि देखो चलो माना कि 2000-2500 साल पहले इस लैंड पे
जुडाइज़म स्प्रेड हुआ और यहाँ के जो लोग थे वो दे वर सम ऑफ देम वर जूज एंड दे वर एग्जाइल्ड। अरे अगर ऐसी बात है तो भाई सारे ही कंट्रीज़, मतलब आज इंडिया है, आज का इंडिया और आज से 2,500-2,000 साल पहले का इंडिया तो बहुत अलग जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी। तो क्या हम जाकर उसको क्लेम करने लग जाएं? क्या हम ये कहने लगे कि भाई ये तो हमारा पुराना एरिया है, हम यहाँ आकर अब सेटल होंगे, और ना ही सिर्फ सेटल होंगे बट यहाँ आकर आसपास को जो लोग हैं उनके साथ भी हमारे वायलेंट रिलेशनशिप होंगे, है ना? तो पीसफुल एग्जिस्टेंस भी नहीं है। दूसरा, ये जो ऐसा पुराने उसको देखकर अगर तुम एरियाज क्लेम करने लग जाए तो पूरी दुनिया में वॉर होने लग जाएंगे, ठीक है? और तीसरा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरोप खुद इनको अपनी सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी कुड नॉट इंटीग्रेट दीज जूइश कम्युनिटीज एंड पीपल पीसफुली इन देयर सोसाइटीज। और इसके कारण ये एक जो सोल्यूशन था बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये ऑलमोस्ट ऐसा सोल्यूशन था कि भाई हमारी प्रॉब्लम को अब हम किसी और रीजन पे थोप देंगे। तो देख रहे हैं आप ब्रिटेन ने ये सिर्फ विद इन वर्ल्ड वॉर 1 कितना रायता फैलाया, कैसे हुआ। 3 अग्रीमेंट याद रखने हैं। साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट नंबर 1 जो 1915 में हुआ, हुसैन मैकमोहन जो भी 1915 में हुआ, और 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है? तो अब समझते हैं क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो अब जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां पे अब क्या हुआ, वुडरो विल्सन आ गए थे, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका था जैसे मैंने आपको बताया है। तो उन्होंने एक 14 पॉइंट प्रोग्राम रखा। उन्होंने बेसिकली इंपीरियलिज्म को थोड़ा सा मतलब अच्छा इंस्टेड ऑफ नेकेड इंपीरियलिज्म थोड़े से अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करी, और उन्होंने ही प्रपोज समथिंग कॉल्ड मैंडेट स्कीम। और मैंडेट स्कीम में उन्होंने क्या कहा कि ये जो अरब एरिया है इसमें हम कुछ नए नेशंस को काट देते हैं और इनको हम ब्रिटेन और फ्रांस के प्रोटेक्शन में, है ना, संरक्षण में रख देते हैं, और ये उन्हीं की भलाई के लिए, मतलब ये उन जब अच्छे से डेवलप हो जाएंगे तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, है ना? ये तो ये कितना अच्छा बात बताया है ना। तो उसमें अब हुआ क्या कि इन्होंने, फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया कि जो आज का सीरिया लेबनान है वो फ्रांस के अंदर चला गया। फिर जो आज का इराक है वो ब्रिटेन ने फैजल के हाथ तो सौंप दिया, पर है अभी ब्रिटेन का ही कंट्रोल। और फिर जो जॉर्डन है वो अब्दुल्ला के हाथ में, फिर उसमें भी ब्रिटेन का ही कंट्रोल। और पैलेस्टाइन ब्रिटेन के अंडर, वहां पे ही इजराइल वाला एरिया बना दिया गया। तो अब समझ रहे हैं आप। और उसमें एक जो हिजाज करके जो रीजन था वो भी ब्रिटेन के अंडर था, और वो जो शरीफ हुसैन थे उनके हाथों सौंप दिया गया। तो पूरा रीजन इस तरीके से डिवाइड किया गया, और इससे जो अरब नेशनलिज्म, जो अरब प्राइड था, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा। ऑन टॉप ऑफ दैट दे ओपन द पैलेस्टाइन रीजन टू जूस फॉर टू कम देयर एंड सेटल, ठीक है? तो ये देख रहे हैं आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसा सिचुएशन हुआ क्रिएट, और क्या हरकतें करी ब्रिटेन ने, जिसके कारण ये पहली बात तो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो गई, ठीक है? अब देखिए इसमें प्रॉब्लम एक जो सबसे बड़ी है कि एक परसीव्ड इनजस्टिस है यहां पर, और ये इनजस्टिस के सीड वही है कि हमको तुमने कोई प्रॉमिस किया और वो हमको नहीं मिला। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे एरिया में ही कुछ एरिया काट के एक नई ही कम्युनिटी को यहाँ पे आके सेटल करने को कह दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे जूस नहीं थे, वहाँ उस रीजन में आपको जूस मिलेंगे, मुस्लिम्स मिलेंगे, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मिलेंगे, ये सारे कम्युनिटीज़ शिया सुन्नी ये बहुत सालों से, मतलब आप कह सकते हैं उस रीजन में का हिस्सा रहे हैं। बट स्पेसिफिकली एक एरिया को काट के दे देना, ऑन टॉप ऑफ द फैक्ट दैट कि जो अरब नेशनलिज्म या अरब नेशन जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया गया, उसके कारण एक परसीव्ड इनजस्टिस उस एरिया में आ गया और यहाँ से वो रूट हो गया, ठीक है? अब थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ा के अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब देखें क्या हुआ कि ब्रिटेन तो का पावर तो लेस हो गया और अमेरिका केम अक्रॉस एज बिकेम द मोस्ट पावरफुल कंट्री एंड स्टार्टेड डिक्टेटिंग टर्म्स इन द रीजन स्लोली एंड स्टडीली। एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ।
बट इस पूरे मामले को क्या कहा जाता है? ऑयल इंपीरियलिज्म। ये सब अमेरिका क्यों कर रहा था? क्योंकि तेल मिल गया था और तेल पे सबको अपना अधिकार चाहिए था, है ना। तो ऑयल इंपीरियलिज्म वहां पर शुरू हुआ, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑयल इंपीरियलिज्म शुरू हुआ। अब वहां पे अमेरिका अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश रखना चाहता है। तो अब उस कहानी को ढंग से समझते हैं। अब ईरान की साइड वाली कहानी सुनते हैं। तो ईरान में जैसे मैंने कहा 1925 में रेजा शाह पहलवी ने कू करी। उन्होंने जो कजर डायनेस्टी थी उसको हटाया और वहां से खुद का एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर लिया, पहलवी, ठीक है। और पहलवीज ने क्या किया वहां पे? दे डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीस्ट क्लास। तब तक वहां पे प्रीस्ट क्लास का काफी बोलबाला था एंड इट वाज अ शिया स्टेट लाइक इट इज टुडे। इट इज स्टिल अ शिया स्टेट। तो शिया स्टेट था ड्रिवन बाय वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीस्ट क्लास और उनको रेजा शाह पहलवी ने थोड़ा साइड करा एंड ही स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग ईरान, ठीक है। उनके जो बाद में वंशज हुए मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, वो 1943 में आए और फिर वॉर के बाद ही बिकेम अमेरिकन पपेट। लाइक वो एक पपेट गवर्नमेंट थी। उन्होंने फिर से वो मॉडर्नाइजेशन जारी किया। उन्होंने व्हाट ही लाइक एट दैट टाइम ईरान हैड गुड रिलेशनशिप विथ इजराइल फॉर दैट, क्योंकि ये अमेरिकन पपेट थे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। अच्छा, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हुए मोहम्मद मोसादिक, he did not agree with this approach because he was of opinion कि भाई देखो गवर्नमेंट को पावर जो मिली है वो लोगों की वजह से मिली है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया नेशन को कि भाई जब भी जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो जो ऑयल कंपनी है एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर देंगे और उन्होंने 1951 में ये कर दिया। और इससे ब्रिटेन को बहुत धक्का पहुंचा, ठीक है। तो ब्रिटेन ने थोड़ा सा अमेरिका पे प्रेशर बनाया कि भाई ये मतलब ये क्या हो रहा है। तो देन अमेरिका रिमूव्ड मोहम्मद मोसादिक एंड गेव फुल पावर टू रेजा शाह पहलवी, मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह समझना है कि उस टाइम पब्लिक सेंटिमेंट was with the priest class and was with Muhammad Mossadegh, and America was seen as creating trouble for its own benefit. तो लोगों में ये सेंटिमेंट ऑलरेडी घर कर चुका है कि भाई देखो ये अमेरिकन आके यहाँ पर बहुत कुछ कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। और धीरे धीरे हम इसको देखेंगे हाउ इट विल टर्न अबाउट। ऑन द अदर हैंड, अब देखिए इसमें एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो अरब लीडरशिप है उस रीजन की लीडरशिप पे हक जमाने की पूरी मतलब कंपटीशन चल रही है और ईरान भी वही कोशिश कर रहा था, ठीक है। ईरान आपको वही कोशिश करते हुए लगातार दिखेगा। सऊदी अरेबिया ऑल्सो ट्राइड टू डू दैट। और इसी इक्वेशन में 1956 में सुएज कैनाल क्राइसिस होगा। सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर देंगे। ये कौन करेंगे? कर्नल नासिर। कर्नल नासिर जब इसको नेशनलाइज करेंगे तो इसके चक्कर में ब्रिटेन और फ्रांस इजिप्ट को इन्वेड कर देंगे और बहुत प्रेशर बनेगा। उस टाइम अमेरिका ब्रिटेन को डांट लगाएगा और ब्रिटेन की काफ़ी बेइज्जती होगी। और ये एक वो साइन भी था कि भाई ब्रिटेन की पावर इस रीजन में ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो समझने का मतलब ये है कि यहां पर जब ये हुआ सुएज कैनाल क्राइसिस, तो अब जब एक तरीके से यह है इजिप्ट जीत गया तो सडनली कर्नल नासिर जो थे वहां पे इजिप्ट के लीडर, उनकी तो बहुत इमेज बढ़ गई एंड ही टॉक्ड अबाउट अरब नेशनलिज्म। अब सऊदी अरेबिया को इसमें प्रॉब्लम हो गई एंड सऊदी अरेबिया को ऑलरेडी अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा था। अब सऊदी अरेबिया को जब इसमें प्रॉब्लम हुई तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया? दे फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी कि अरब वरब नेशनलिज्म तो ठीक है बट ये पूरा एरिया है अबाउट इस्लामिक आइडेंटिटी एंड दे गेव सपोर्ट टू अ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप कॉल्ड जुहेमन अल ओतैबी, ठीक है। अब देखना ये कि मतलब सिचुएशन कैसी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, ठीक है, which is like also like Muslim Brotherhood, which was given protection by Saudi Arabia, that was supported by USA,
ध्यान दीजिए, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है यूएस जस्ट टू सिक्योर इट्स इंटरेस्ट इन द रीजन। ठीक है, तो अब कल्नल नासिर के अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया है उस रीजन में, फिर ये लीडरशिप का कंपटीशन चल रहा है वहां पे। ठीक है, अब क्या होगा, 1967 में फिर से एक वॉर होगा इजराइल के साथ कल्नल नासिर की लीडरशिप में, और वो वॉर इजराइल जीत जाएगा, तो कल्नल नासिर की लीडरशिप को बहुत धक्का पहुंचेगा। फिर 1970 में कल्नल नासिर डाइज एंड अनवर सादात कम्स इन। ठीक है, अब अनवर सादात आए वहां पे, फिर एक और योम किपुर वॉर होगा, और उसमें क्या होगा कि इजराइल जो है उसमें ये वाला जो कल्नल नासिर वाला वॉर जो था 1967 में, इजराइल जो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया है वो छीन लेगा। ठीक है, तो उससे तो और भी धक्का पहुंचा। ठीक है, तो अभी ये लीडरशिप की कोशिश जो चल रही है वो थोड़ी इजिप्ट ने करी, सऊदी अरेबिया कर ही रहा है। अब क्या होगा, 1979 में ईरान में बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा, और उस आंदोलन के एंड में उस आंदोलन के जो मेन लीडर थे आयतुल्लाह खोमेनी, वो जो शाह पहलवी हैं उनको हटा के हेड बन जाएंगे, एंड ईरान विल बिकम अ थियोक्रेटिक स्टेट, मतलब अ स्टेट इन विच रिलीजन इज द मेन गाइडिंग फैक्टर। ठीक है, तो एक थियोक्रेटिक स्टेट बन जाएंगे, और उस टाइम फिर एक हॉस्टेज क्राइसिस होगा वेयर ईरानियन स्टूडेंट विल सीज द अमेरिकन एम्बेसी, क्योंकि होगा क्या कि शाह पहलवी जो है वो हटेंगे और वो वहाँ से भाग निकलेंगे, और बाद में फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो अमेरिका जाएंगे। तो लोगों को ये शक हो जाएगा कि जैसे पहले मोसादेक को हटाया था अमेरिका ने, वैसे ही अब शाह पहलवी कोशिश कर रहे हैं खोमेनी को हटाने की। तो उसका जो गुस्सा है इट विल रिजल्ट इन टू हॉस्टेज क्राइसिस, और उसमें क्या होगा कि ईरानियन स्टूडेंट विल सीज द एम्बेसी एंड डिटेन मोर देन 50 अमेरिकन, और इस बात को अब अमेरिका भूलेगा नहीं और हमेशा बदला लेने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम 1979 में ही ग्रैंड मॉस्क सीजर होगा मक्का में, जहां 600 मिलिटेंट ऑफ सेम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप will turn against the House of Saud due to their alliance with Christian infidels। Christian infidels मतलब यहाँ पे वो यूएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक और क्राइसिस होगा। एंड सेम 1979 में जब रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान होगा तो यूएस विल रेज इस्लामिक मुजाहिदीन का आर्मी। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है टू काउंटर। देखिए, कम्युनिज्म अगर देखा जाए तो इट इज मतलब उसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं होता है ना, रिलीजन को मानता ही नहीं है, मतलब इट डजंट, एक तरीके से कह रहे हैं रिलीजन का रोल ही उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, फंडामेंटली डिसएग्री करता है। तो उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो काउंटर द सेक्युलरिज्म प्रोपोगेटेड थ्रू कम्युनिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स टुक सपोर्ट ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, है ना, ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ही फैलाया जा रहा है। तो बहुत अच्छे से समझना है कि ये, अब देखिए ईरान कैसे अब थियोक्रेटिक स्टेट बन गया। अब ईरान जब थियोक्रेटिक स्टेट बना और यूएस के अगेंस्ट है, तो अब यूएस को उस एरिया में फिर से कुछ करना होगा कि भाई क्या 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 करा जाए, है ना। तो तब वहां पे फिर जब इराक में सद्दाम हुसैन आएंगे तो यूएस उसको सपोर्ट करेगा, उनको काफ़ी हथियार आर्सेनल प्रोवाइड करेगा। एंड देन 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध होगा, ईरान इराक वॉर होगा। एंड अगेन इफ़ यू सी, ये सद्दाम हुसैन को पहले सपोर्ट किया, बाद में इनको ही पकड़ के परसिक्यूट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो अपने एंड के लिए ये सब चल रहा है काम, है ना। अब ईरान इनसिक्योर है इस जगह पे, क्यों? क्योंकि देखिए अभी ईरान, जैसे मैंने कहा, ईरान इज अ शिया स्टेट। अदर स्टेट्स लाइक सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सब क्या है, सुन्नी स्टेट्स हैं। तो ईरान को वहाँ पे अभी भी बहुत इनसिक्योर लग रहा है। फिर 1979 में ही कैंप डेविड समझौता होगा, कैंप डेविड अग्रीमेंट, कैंप डेविड ट्रीटी। कैंप डेविड ट्रीटी में क्या होगा कि इजिप्ट को, अनवर सादात की लीडरशिप में इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया वापस मिल जाएगा, एंड इजिप्ट विल एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ नेशन। क्योंकि अभी तक तो कोई भी ये नेशंस रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे थे ना इजराइल को।
और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि स्लो एंड स्टडी दिस विल स्टार्ट अ मूवमेंट ऑफ अदर नेशंस इन दैट रीजन रिकॉग्नाइजिंग Israel and distancing themselves away from this Israel-Palestine situation. ठीक है, सो ये कैंप डेविड समझौता होगा तब ऐसा होगा। और अब क्या होगा, उधर जब मैंने बताया कि सद्दाम हुसैन ने लड़ाई करी इतनी 1988 तक, और वो चाहता था कि भाई अमेरिका हमको कोई तो रिकॉग्निशन दे, पर जब उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तो ही विल इन्वेड कुवैत, और कुवैत में फिर वो कुवैत के इन्वेजन के कारण वहाँ गल्फ क्राइसिस क्रिएट होगा, और फिर जो यूएन की आर्मी है लेड बाय यूएस विल लिबरेट कुवैत, है ना, क्योंकि तब तक कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। तो कोल्ड वॉर जब खत्म हो चुका था तो अमेरिका को लगा कि अब ये सद्दाम हुसैन का हमको काम भी खत्म हो गया, ज़्यादा कोई काम है नहीं उस रीजन में इस कारण से, है ना। तो 1991 का फिर जब गल्फ क्राइसिस होगा तो उसमें अब क्या, गल्फ क्राइसिस में क्या है कि बेसिकली इराक विल कीप लॉन्चिंग स्कड मिसाइल्स ऑन इजराइल एंड यूएस विल कीप आस्किंग इजराइल टू स्टे काम अंटिल दे कंट्रोल इराक, ठीक है। और इजराइल उस टाइम काम रहेगा। तो फिर 1992 में जब ओस्लो अकॉर्ड होगा, तो ओस्लो अकॉर्ड का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओस्लो अकॉर्ड में इजराइल के जो लीडर हैं यात्सिक रबीन, उन्होंने साइन किया था, ही विल एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था 1970 में, ठीक है। और ये भी वही लीडरशिप की कंपटीशन चल रही थी ना, तो 1970 में जैसे ही कर्नल नासिर विल डाई, उन्होंने ही पहले पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, बट फिर आगे चल के उसी के लीडर बनेंगे यासिर अराफात, ठीक है। तो ये जो पैलेस्टाइन का मुद्दा है, इट बिकेम द मुद्दा ऑफ अरब लीडरशिप एंड ऑल द डिफरेंट नेशन ट्राइड टू क्लेम दैट लीडरशिप, क्लेम कि अरे हमको केयर है और उस चक्कर में हम इस रीजन को लीड करेंगे, ठीक है। तो अब हमको ये समझना है कि 1992 के ओस्लो अकॉर्ड का इजराइल में इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ कि 1995 में यात्सिक रबीन वॉज assassinated by an extremist group in Israel itself। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई चाहता नहीं है कि भाई शांति कुछ हो, है ना, कोई समझौता हुआ तो उनका असैसिनेशन ही हो गया। दूसरा, 1987 में हो क्या रहा है, जब भी इजराइल उस रीजन में है तो देखिए इजराइल वहां पे कोशिश कर रहा है कि जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है इस पे भी अपना अधिकार जमाते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हथियाते रहे, ठीक है। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि वहां से बहुत सारे पैलेस्टाइनियंस फिलिस्तीनी लोग एग्जिट हुए, और जब वो एग्जिट हुए तो बहुत सारे लोग वहां से उन्होंने एक जन आंदोलन शुरू कर दिया कॉल्ड इंतिफादा, और इसी में से फिर 1987 में हमास का जन्म होगा। एंड दिस हमास इज अ सुन्नी ग्रुप विच वाज सपोर्टेड बाय ईरान फ्रॉम बिहाइंड, कि आप करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड ईरान एज आई सेड वाज अ शिया। तो इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए। लोग इसको ना बहुत धार्मिक बना देते हैं कि इट्स लाइक जूज वर्सेस क्रिश्चियंस और जूज वर्सेस मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म वर्म का कुछ है ही नहीं है। आप जो इट्स लाइक अ चेस बोर्ड एंड समवन इज प्लेइंग एंड दैट इशू इज बीइंग द टॉपिक ऑन विच द प्ले इज हैपनिंग, बस इस तरीके से ये काम चल रहा है, ठीक है। फिर सदर्न लेबनान में भी ये जनता जब वहाँ, मतलब बहुत सारे पैलेस्टीनियन एग्जाइल करके साउथ लेबनान में सेटल हो गए, और फिर साउथ लेबनान पर 92 में जब इजराइल ने अटैक किया, ठीक है, तो वहाँ पे फिर एक और ग्रुप फॉर्म हुआ हिजबुल्लाह, ठीक है। तो हमास और हिजबुल्लाह वहाँ पे फॉर्म हुए और दोनों को ईरान ने सपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें से आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ओस्लो अकॉर्ड वाला था, ओस्लो अकॉर्ड में जो समझौता हुआ कि पीएलओ को रिकॉग्नाइज करा इजराइल ने, तो हमास ने बोल दिया था कि भाई हमको मतलब ही नहीं है कोई पीएलओ वेलो से, हम तो इस इजराइल का यहाँ पे एग्जिस्टेंस कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और मरते दम तक लड़ते ही रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने, हमास नेवर अग्रीड टू दैट होल ओस्लो अकॉर्ड।
अच्छा 2007 में गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में इलेक्शन हुए और गाज़ा स्ट्रिप में हमास की सरकार बन गई। और इससे तो मतलब ऐसा धक्का पहुंचा यूएस को कि उनको समझ ही नहीं आया, और उसके बाद से इजराइल टुक अ वेरी वेरी अग्रेसिव स्टांस एंड इट स्टार्टेड क्वारंटाइनिंग द गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है, जो दूसरा मैं एक और बताना चाहता हूं कि ईरान ने क्या किया है, ईरान हैज सपोर्टेड हाउथी शिया इन यमन, और हाउथी शिया ग्रुप भी वहां से अब इंसर्जेंसी या टेररिस्ट ऑपरेशंस चला रहे हैं। सिमिलरली उन्होंने इराक और सीरिया में भी एक ग्रुप खड़ा कर दिया है कॉल्ड हशद अल सवी। तो एक तरफ हशद अल सवी है इराक सीरिया में, उधर नॉर्थ में लेबनान में यू हैव हिजबुल्ला, यू हैव हमास। तो ईरान सब तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से वो इस पूरी बात में परेशानी डालते ही रहे एंड इट कीप्स दैट होल थिंग अलाइव। और फिर से मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें हमको समझना ये है कि देयर आर सम फंडामेंटल इश्यूज दैट हैव नॉट बीन एड्रेस। सबसे पहले तो मैंने यही बताया था कि आप इस रीजन में एकदम से इतनी सारी पॉपुलेशन को लेकर आओ इन द नेम ऑफ द फैक्ट कि भाई ये 2500 साल पहले यहाँ पे रहते थे। अरे वो तो बहुत ही गड़बड़ है। दूसरा, they were not well integrated in the European society। तीसरा, इस मुद्दा तो साइड में हट गया है, इस मुद्दे के अराउंड जो नेतागिरी चल रही है उस नेतागिरी में ही इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ पड़ा है। और बहुत लोग बातें करते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आई थिंक देखिए आज ये सिचुएशन है कि बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर आर्मामेंट एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा रहता है, तो कोई भी वॉर इतना एस्केलेट नहीं होगा कि इट विल टर्न इनटू अ टोटल वॉर। ये बात हमको समझनी ज़रूरी है। तो बहुत सारी बातें डिप्लोमेटिक लेवल पे ही रहेंगी। दूसरा, अगर आप इंडिया के टर्म्स में देखें तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि इंडिया को जो रेड सी और पर्शियन गल्फ वाला रीजन है उससे बहुत लेना देना है, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड जो है, सारा ट्रेड इधर से ही होता है। और होने का रीज़न, अगर ये बंद हो जाए तो वो पूरा जो वास्को डेगामा वाला एरिया है उससे आना पड़ेंगे शिप्स को, और उससे मतलब 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ टाइम लगता है वापस गोल घूम के आने में, है ना। तो ये तो एक फैक्टर हुआ। दूसरा, ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, और इसलिए मतलब कहने का मतलब है कि अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भैया शांति ही एक बहुत बड़ा डायरेक्शन है। दूसरा, एक और बात समझनी है कि ईरान को आज पीठ पीछे से चाइना सपोर्ट कर रहा है। मतलब देखिए हर किसी का कोई ना कोई सपोर्ट है ही, जब भी वो इतना एक्ट कर पा रहे, है ना। तो ईरान को अब चाइना सपोर्ट कर रहा है पीछे से, ठीक है। और तीसरा ये है कि मोस्ट ऑफ द अरब नेशंस हैव रिकॉग्नाइज्ड इजराइल। तो ये इजराइल पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है, जैसा मैंने कहा, ये पंचायती नेतागिरी वाला मुद्दा बन गया है। और द होल पॉइंट ऑफ एज आई सेड, इसकी जड़ हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिलती है। आई थिंक बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से कोशिश करिएगा इसको 1 या 2 बार सुन सकें आप इस एपिसोड को। आप इजराइल पैलेस्टाइन पे जो मेरी सीरीज़ है उसके भी एपिसोड का, खासकर उसका जो लास्ट एपिसोड है वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें ग्लोबल डिप्लोमेसी में मैंने बहुत सारे यही सेम पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ अरब लीडरशिप और कैसे हुआ ये सब, ये और डिस्कस किया है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।